नमस्कार दोस्तों, आप कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज आपको एक नया टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। आर्हेनियस समीकरण काफ़ी विस्तृत परिस्थितियों में लागू होता है। ठीक है, जो आर्हेनियस समीकरण आप पढ़े थे पीछे, वह जो है काफ़ी विस्तृत परिस्थिति में लागू होता है, लेकिन संघट्टवाद अभिक्रिया की और्जिकी तथा क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक व्याख्या करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो संघट्टवाद है, जो संघट्ट सिद्धांत है, यह अभिक्रिया के और्जिकी के बारे में, काइनेटिक्स के बारे में और क्रियाविधि मैकेनिज्म के बारे में अधिक व्याख्या करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखा कि आर्हेनियस समीकरण, तो आर्हेनियस समीकरण भी काफ़ी विस्तृत परिस्थितियों में लागू होता है। आर्हेनियस समीकरण जो आप पढ़े हैं वह भी काफ़ी विस्तृत परिस्थिति में लागू होता है, लेकिन जो संघट्टवाद जो है, संघट्ट का जो सिद्धांत है, वह अभिक्रिया की और्जिकी अर्थात काइनेटिक्स और क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक व्याख्या करता है। ठीक है, इसे मैक्स टाउट्स तथा विलियम लुइस ने 1916-18 में प्रतिपादित किया था। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स टाउट्स तथा विलियम लुइस ने 1916-18 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, यह गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत जो है वह किस परिकल्पना पर आधारित है? गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत में क्या कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं को कठोर गोले माना जाता है। इस सिद्धांत में, रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत में, अभिकारक के अणु को कैसा माना गया है? कठोर गोले की तरह। ठीक है, कठोर गोले माने गए हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं को कठोर गोले की तरह माना जाता है तथा यह माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में संघट्ट होने के कारण होती है। अभिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है? अणुओं के आपस में टकराने के कारण होती है, अणुओं के आपस में संघट्ट होने के कारण होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत में अभिकारक के अणुओं को कठोर गोले माना गया है। ठीक है, कठोर गोले की तरह माना गया है तथा यह माना गया है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में टक्कर होने के कारण होती है, अणुओं के आपस में संघट्ट होने के कारण होती है। ठीक है, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति कहेंगे। अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट को क्या कहेंगे? संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संघट्ट आवृत्ति क्या होती है? अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है सक्रियण ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। द्वि अणुक प्राथमिक अभिक्रिया, एक द्वि अणुक प्राथमिक अभिक्रिया है A धन B। ठीक है, बन रहा है उत्पाद, प्रोडक्ट बन रहा है, यह द्वि अणुक अभिक्रिया है। ठीक, इसके लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा? तो इसके लिए अभिक्रिया वेग बराबर ZAB e⁻EA/RT। द्वि अणुक प्राथमिक अभिक्रिया A धन B एरोब उत्पाद के लिए अभिक्रिया वेग क्या हो गया? वेग बराबर ZAB e⁻EA/RT। ठीक, यहाँ ZAB जो है वह अभिकारक A और B के संघट्ट की आवृत्ति है। जो आप संघट्ट की आवृत्ति अभी पढ़े हैं कि संघट्ट आवृत्ति क्या होती है? अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो ZAB क्या है? संघट्ट आवृत्ति है, किसकी? अभिकारक A और B की। ठीक है, तो यहाँ ZAB अभिकारक A और B के संघट्ट की आवृत्ति है तथा
ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी ई ए के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है। ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी क्या बताता है? सक्रिय ऊर्जा के बराबर या सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की अंश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अभिक्रिया का वेग एक द्विबड़ुक प्राथमिक अभिक्रिया का वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी, जहाँ जेड ए बी अभिकारक ए और बी के संघट्ट की आवृत्ति है तथा ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी ई ए के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब जो है इस समीकरण को, यह जो समीकरण आया है आपका 6, इस समीकरण को अगर आर्रेनियस के समीकरण से तुलना किया जाए, आर्रेनियस के समीकरण क्या होता है? के बराबर, ठीक है, ए ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी। आर्रेनियस का समीकरण आपको बताया गया था। ठीक है, यह आप देख रहे हैं के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी, यह समीकरण। और जो अभी आपने समीकरण पढ़ा, ठीक है, जेड वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी। तो यहाँ पे जो जेड ए बी है, ठीक है, अभिक्रिया वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी में यहाँ पे जेड ए बी है और आर्रेनियस समीकरण में क्या है? जेड ए बी की जगह ए है, जेड ए बी की जगह ए है। तो अगर इस आर्रेनियस समीकरण की तुलना के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी की तुलना अभिक्रिया वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी से किया जाए, ठीक है, तो क्या आपको निकल के आएगा कि समीकरण 6 की तुलना आर्रेनियस समीकरण से करने पर हम यह कह सकते हैं कि ए संघट्ट आवृत्ति जेड से संबंधित है। ए जो है वह किससे संबंधित है? संघट्ट आवृत्ति जेड से संबंधित है। ठीक है, ए जो है वह संघट्ट आवृत्ति जेड से संबंधित है। ठीक, समीकरण 6, जो समीकरण 6 है वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी, समीकरण 6 उन अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान की सही व्याख्या करता है जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं। समीकरण 6 जो है अभिक्रिया वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी उन अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान की सही व्याख्या करता है जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं। तो जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होंगे उन अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की गणना जो है हम समीकरण 6 से कर सकते हैं। लेकिन जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन प्रदर्शित करता है, लेकिन जटिल अणुओं के संबंध में यह विचलन को प्रदर्शित करता है। तो आपने देखा अभिक्रिया वेग बराबर जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी में यह जेड ए बी किसके बराबर है? आर्रेनियस समीकरण में ए के बराबर है। ठीक है, अगर समीकरण 6 की तुलना आर्रेनियस समीकरण से करने पर हम कह सकते हैं कि ए जो है वह संघट्ट आवृत्ति जेड से संबंधित है। आर्रेनियस स्थिरांक ए जो है संघट्ट आवृत्ति जेड से संबंधित है। तो समीकरण 6 उन अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान की सही व्याख्या करता है जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं, लेकिन जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन प्रदर्शित होता है। क्यों? इसका कारण सभी संघट्टियों का उत्पाद में परिवर्तन होना हो सकता है। ठीक है, यह क्यों जो है जटिल अभिक्रियाओं के संदर्भ में, जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन प्रदर्शित करता है? क्योंकि इसका कारण यह हो सकता है कि सभी संघट्टियों का उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सभी संघट्टियों का उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकता। जितनी टक्कर हो रही है सब टक्करों के कारण वह उत्पाद में नहीं बदल सकता है। ठीक है, इसीलिए यह जो है जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन प्रदर्शित होता है। ठीक, अब जो है कौन से टक्कर के कारण जो है अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा? ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं तो किस टक्कर के कारण जो है अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा? तो उस टक्कर को क्या कहेंगे जिसके कारण अभिकारक जो है उत्पाद में चेंज होगा? प्रभावी टक्कर कहेंगे, प्रभावी संघट्ट कहेंगे। ध्यान से देखें प्रभावी संघट्ट क्या होता है? वे संघट्ट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा, वे संघट्ट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा, विलयी ऊर्जा तथा सही अभिन्यास होता है,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अणुओं के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा भी होनी चाहिए और सही अविन्यास भी होनी चाहिए, उनका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। ठीक है। अगर गतिज ऊर्जा अर्थात दिलई ऊर्जा और अविन्यास दोनों सही हैं तो क्या होगा, जब वो टकराएंगे तो जिससे अभिकारक स्पीशीज के बंध टूटने तथा उत्पाद में नए बंध बनने से उत्पाद का बनना निश्चित हो जाता है। ऐसे संघट्ट को प्रभावी संघट्ट कहेंगे। प्रभावी संघट्ट क्या होते हैं, वे संघट्ट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा सही अभिन्यास होता है, जिससे अभिकारक स्पीशीज के बंध के टूटने तथा उत्पाद में नए बंध बनने से उत्पाद का बनना निश्चित हो जाता है। ऐसे संघट्ट को प्रभावी संघट्ट कहते हैं। ठीक है। तो वे संघट्ट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा, दिलई ऊर्जा तथा सही अभिन्यास होता है, जिससे अभिकारक स्पीशीज के बंध के टूटने तथा उत्पाद में नए बंध बनने से उत्पादों का बनना निश्चित हो जाता है। ऐसे संघट्ट को प्रभावी संघट्ट कहते हैं। ठीक है। अब प्रभावी संघट्ट में आपने देखा कि गतिज ऊर्जा भी होनी चाहिए पर्याप्त और सही अभिन्यास भी होनी चाहिए। तो ऐसे समय में जब अभिकारक आपस में टकराएंगे तो उनके बंध टूटेंगे और उत्पाद में नए बंध बनेंगे। ठीक है। ऐसे संघट्ट को प्रभावी संघट्ट कहेंगे। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। उदाहरण लेते हैं, मेथेनॉल का ब्रोमो एथेन से बनना। मेथेनॉल जो है किससे बनेगा, ब्रोमो एथेन से। तो ब्रोमो एथेन जो है वो चेंज होगा किसमें, मेथेनॉल में। मेथेनॉल का ब्रोमो एथेन से बनना अभिकारकों के अभिन्यास पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि मेथेनॉल का ब्रोमो एथेन से बनना जो है वह अभिकारक के अभिन्यास पर निर्भर करता है, उनके ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। अभिकारकों के अणुओं का उपयुक्त अभिन्यास बंध निर्माण कर उत्पाद बनाता है। अगर अभिकारक के अणु जो है सही विन्यास में होंगे, उपयुक्त ओरिएंटेशन में होंगे, तो उनका बंध निर्माण होगा और उत्पाद बनेगा। अगर अनुपयुक्त अभिन्यास होगा, अगर उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होगा, ठीक है, तो वे केवल दोबारा अलग अलग हो जाते हैं, उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो वो अलग हो जाएंगे और उत्पाद नहीं बनेगा। आइए समझते हैं कैसे। देखें यहाँ पे यह ब्रोमो एथेन है आपका। ठीक है। ब्रोमो तो समझिए दोस्तों। तो उदाहरण में आप देखें, मेथेनॉल का ब्रोमोमेथेन से बनना। ब्रोमोमेथेन से क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, जो किस पर निर्भर करेगा, अभिकारकों के अभिन्यास पे। अगर अभिकारकों का विन्यास जो है सही होगा, अभिकारकों का विन्यास क्या होगा, अगर सही होगा, ठीक है, तो उत्पाद में चेंज होगा। अगर विन्यास सही नहीं होगा तो वह फिर अलग हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ देखें आप, ब्रोमोमेथेन, ठीक है, और यह चेंज हो रहा है किसमें, मेथेनॉल में। तो दो कंडीशन लेते हैं, पहला है अनुपयुक्त अभिन्यास और दूसरा उपयुक्त विन्यास। अणुओं का उपयुक्त और अनुपयुक्त अभिन्यास दर्शाता आरेख। ठीक है। यह आपका आप देख रहे हैं, यह ब्रोमोमेथेन है, ठीक है, और इस पर हाइड्रोक्साइड आयन की टक्कर हो रही है। ब्रोमाइड आयन हटेगा और उसके जगह पे OH आयन जुड़ेगा। ठीक है। तो पहले देखे कंडीशन, अनुपयुक्त अभिन्यास, ठीक है, ओरिएंटेशन अगर सही नहीं होगा तब क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे CH3Br, ठीक है, यह आपका ब्रोमोमेथेन है, ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, यह आके इससे टकरा रहा है, लेकिन यह टक्कर जो है सही नहीं है, यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो प्रतिकर्षण हो जा रहा है। ठीक है। एक दूसरे से दोनों अलग हो जा रहे हैं और कोई उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक है। अब उपयुक्त अभिन्यास में देखें, उपयुक्त विन्यास में इसमें आप देखें CH3Br, आप देख रहे हैं कि यहाँ से Br माइनस जो है ब्रोमाइड आयन अलग हो रहा है और OH आयन जो है इधर से टक्कर कर रहा है। ठीक है। तो इधर से आप देख रहे हैं Br माइनस हट जाएगा और OH आयन जुड़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, उपयुक्त विन्यास कहेंगे, और आपका CH3OH बन जाएगा और ब्रोमाइड आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मेथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में आपने देखा
कि अगर जो है जिधर बी आर है उधर अगर ओ एस टक्कर करता है तो कोई उत्पाद नहीं बनता है, अर्थात ओरिएंटेशन इसका सही नहीं है। लेकिन जिधर बी आर है उसके उल्टे दिशा में अगर ओ एस टक्कर करता है तो आपका उत्पाद बनता है। ठीक है, तो उत्पाद के बदलने के लिए ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए और गतिज ऊर्जा भी होनी चाहिए। पर्याप्त गतिज ऊर्जा और ओरिएंटेशन दोनों अगर सही हैं तो ऐसे टक्कर को प्रभावी टक्कर कहेंगे और जो है अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा। ठीक है, प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्य कारक P जिसे प्रायिकता अथवा त्रिविम कारक कहलाता है उसे समीकरण में शामिल करते हैं। ठीक है, तो अब जो है समीकरण में किसको शामिल कर लिया गया? त्रिविम कारक को शामिल कर लिया गया, प्रायिकता को शामिल कर लिया गया। तो प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्य कारक P जिसे प्रायिकता अथवा त्रिविम कारक कहलाता है उसे समीकरण में शामिल करते हैं। यह इस बात को शामिल करता है कि संघट्ट में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। तो अब जो है समीकरण में एक प्रायिकता त्रिविम कारक को शामिल कर लिया गया जो इस बात को निश्चित करेगा कि संघट्ट में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। अणुओं का जो टक्कर हो रहा है उनका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें समीकरण में P को शामिल कर लिए तो अब हो गया आपका अभिक्रिया वेग बराबर P इंटू जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी। अभिक्रिया वेग बराबर P इंटू जेड ए बी ई पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक है, अतः संघट्ट सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा और सही अभिन्यास दोनों ही साथ साथ प्रभावी संघट्ट का मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा संघट्ट सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा और सही अभिन्यास दोनों ही साथ साथ प्रभावी संघट्ट का मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, देहली ऊर्जा एक शब्द आया था गतिज ऊर्जा की जगह पे, तो देहली ऊर्जा क्या होती है? देहली ऊर्जा जो होती है वह सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक स्पेसिस ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देहली ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारक स्पेसिस की ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वेग बराबर P इंटू जेड ए बी ई पावर माइनस ये बटे आर टी। अब आप देखें संघट्ट सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। ठीक है, क्या कमी है? संघट्ट सिद्धांत में आपने देखा था परमाणुओं और अणुओं को क्या माना गया था? गोले माना गया था। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को नकारा गया था, उसके संरचना को नकारा गया था। तो यह कमियां हैं संघट्ट सिद्धांत की। कुछ कमियां हैं जैसे कि इसमें परमाणुओं अणुओं को कठोर गोले की तरह माना गया है तथा इनके संरचना पहलू को नकारा गया है। ठीक है, तो यह कमी है संघट्ट सिद्धांत में कि परमाणुओं और अणुओं को गोले माना गया है, कठोर गोले माना गया है। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में इनके संरचना पहलू को नकारा गया है। ठीक है, तो इन सब कमियों को दूर जो है अगली कक्षाओं में किया गया है, सिद्धांत में चेंज किया गया है, जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक बलगतिकी चैप्टर जो है अब समाप्त हो चुका है। आप जो है पूरे चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बुक पढ़िए, पूरे चैप्टर्स का वीडियो देखिए। अब आपको इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।